हेलो बच्चों, नमस्ते। हाँ, तो अपने पाठ 5 में अम्ल और क्षार की आपने पिछले वीडियो में विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई जो परिभाषाओं की संकल्पनाएं थीं वो पढ़ी थी। आर्यनियस की, ब्राउनस्टेड-लॉरी की और लुईस की जो संकल्पनाएं थी वो हमने यहाँ पर पढ़ी थी, उनके उदाहरण आपको दिए थे। और अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अम्ल और क्षार के अंदर क्या गुण होते हैं, उनके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है ना। अम्ल और क्षार के गुण क्या होते हैं, तो अब आप देखेंगे अम्ल और क्षार के गुण। अम्ल क्षार के गुण। तो सबसे पहला हम गुण देखते हैं अम्ल के लिए। अम्ल के लिए सबसे पहला गुण देखते हैं हम, क्या गुण हो सकता है अम्ल का। तो देखो, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, पहला गुण हो गया। ये हम जानते हैं, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो ये अम्ल क्षार की पहचान का पहला गुण हो गया। दूसरा गुण देखते हैं हम। अम्ल धातुओं से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो अगर धातुओं के साथ क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस देते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो देखो, इसकी एक हम अभिक्रिया देखते हैं कि H2SO4 क्या है बेटा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर या की कोई धातु से अभिक्रिया करवा दें, धातु का है जिंक, तो ये क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस H2 गैस। ये क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है ना। तो अम्लों ने किसके साथ अभिक्रिया की है, धातुओं के साथ, और धातुओं के साथ अभिक्रिया करने के बाद कौन सी गैस निकाली है, हाइड्रोजन गैस निकाली है। और ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट। क्या बन गया, जिंक सल्फेट का लवण। नाम लिख देता हूं मैं इसका, जिंक सल्फेट। ठीक है ना, जिंक सल्फेट लवण बन गए और ये बन गई कौन सी, हाइड्रोजन गैस। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो लगातार 3 साल से आपको आ रहा है एग्जाम में। और वो क्या आ रहा है कि जब अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस बनाने का जो उपकरण है उसका चित्र आता है। हाइड्रोजन गैस बनाने की अभिक्रिया का चित्र आता है और ये पूछा जाता है कि धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस बनने का नामांकित चित्र बनाओ। इस तरह का प्रश्न आता है और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। और इस 1 नंबर के क्वेश्चन में बेटा आपको उस अभिक्रिया का चित्र बनाना होता है केवल। ठीक है ना। और लगातार 3 वर्ष से ये क्वेश्चन आ रहा है 1 नंबर का। तो देखो उस चित्र को आप कैसे बनाएंगे। मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग ध्यान देना, मैं उपकरण का चित्र बना रहा हूँ। ठीक है ना।
इस तरह से आप उपकरण बनाएंगे। इसमें एक परख नली लेते हैं। और इस परख नली को हम स्टैंड पर लगा रहे हैं। ये स्टैंड है और यहाँ पर हमने इस परख नली को लगा दिया। कोई ज़्यादा कठिन चित्र नहीं है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक बार में आपकी समझ आ जाएगा। कांच की एक परख नली है, ठीक है ना। अब परख नली के मुंह को आपको बंद करना है और इसमें एक निकास नली लगानी है। ये निकास नली लगा दी हमने, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ठीक है ना। इस निकास नली को बेटा हम पास में रखिए, एक द्रोणिका होती है, द्रोणिका या टब कह सकते हो आप उसको। इस तरह का एक टब होता है। इसके अंदर इसको हम निकास नली को खोल देते हैं, ठीक है ना। और इस टब के अंदर हम भर देते हैं साबुन का विलयन। टब के अंदर हमने क्या भर दिया बेटा? साबुन का विलयन। चित्र को ध्यान से देखना है, किस तरह से हम चित्र बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ गैस निकलेगी, गैस के बुलबुले निकलेंगे और ये बुलबुले फटते हैं फट फट की ध्वनि के साथ। और ये किसकी सहायता से फटेंगे? यहाँ पर देखो बेटा, ये एक जलती हुई मोमबत्ती है। जलती हुई मोमबत्ती। और ये द्रोणिका, द्रोणिका के अंदर ये जो भरा हुआ है ये है साबुन का विलयन। क्या भर दिया हमने इसके अंदर? साबुन का विलयन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? परख नली। कांच की बनी होती है ये परख नली। और ये क्या है? परख नली का स्टैंड। और इसके अंदर हम भर देते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या भर दिया हमने इसके अंदर? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। और यहाँ में कुछ डाल देते हैं दानेदार जिंक के टुकड़े। इस पे लिख रहा हूँ मैं, दानेदार जिंक के टुकड़े, ठीक है ना। दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए। और ये क्या है? निकास नली। निकास नली। अब सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें भर दिया और जैसे जिंक के टुकड़े इसके अंदर डाल दिए तो इसके अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी? गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर से गैस बुलबुले के रूप में निकलेगी और ये बुलबुले के रूप में निकली गैस निकास नली के माध्यम से, ये यहाँ पर आप क्या रखेंगे? H2 गैस के बुलबुले। ठीक है ना। और ये भी क्या है बेटा?
H2 गैस के बुलबुले ही तो होते हैं। ये भी क्या है, H2 गैस के बुलबुले इस तरह से उठ रहे हैं जो, ठीक है ना। इस तरह का ये चित्र आपका बनेगा। चित्र को देखो ध्यान से, और चित्र में जो मैंने नामांकन किया है उसको ध्यान से चेक करो। ये चित्र 3 साल से लगातार आ रहा है 1 नंबर में, तो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इस चित्र को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने रासायनिक अभिक्रिया इसी चित्र के लिए लिखी है। यहाँ पर ये जो रासायनिक अभिक्रिया आपने देखी है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आपने धातु की अभिक्रिया कराई है, और जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल धातु से क्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है ना। तो चित्र के नीचे आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, अम्ल की धातु से अभिक्रिया। यहाँ पर आप लिख सकते हो अम्ल की धातु से अभिक्रिया, ठीक है ना। ये चित्र बन गया आपको अम्ल से धातु की अभिक्रिया। हमने सबसे पहले परखनली को स्टैंड पर जमा दिया है, परखनली स्टैंड पर लगा दिए, लगाने के बाद उस परखनली के अंदर तनिक सल्फ्यूरिक अम्ल भर दिया, फिर उसमें दानेदार कुछ जिंक के टुकड़े डाल दिए हैं, परखनली के मुंह को बिल्कुल बंद कर दिया है। ये परखनली का जो मुंह है इसको बिल्कुल क्या कर देंगे, पैक कर देंगे कार्क की सहायता से, ठीक है ना। और यहाँ पे ये निकास नली निकल कर जाएगी। जब परखनली के अंदर आपने जिंक के टुकड़े और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया तो दोनों के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसमें एक गैस बनेगी। गैस जो बनेगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में इससे ऊपर उठेगी और ऊपर उठकर इस निकास नली के माध्यम से पास में रखी द्रोणिका में पहुंचेगी। द्रोणिका के अंदर हमने साबुन का विलयन भरा हुआ है। साबुन के विलयन में जैसे ही गैस पहुंचेगी तो साबुन के विलयन से उसके बड़े बड़े बुलबुले उठेंगे, ठीक है ना। बड़े बड़े बुलबुले उठेंगे तो उसके अंदर गैस भरी है इसलिए वो हल्के होंगे हवा से और वे इससे ऊपर उड़ने लग जाएंगे। अब इन उड़ते हुए गैस के बुलबुलों के साथ पास अगर आप एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हो, एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो ये फट फट की ध्वनि के साथ ये गैस के बुलबुले फटते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इसके अंदर जो बनने वाली गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हमको पता है कि हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो स्वयं जलती है। हाइड्रोजन कैसी गैस है जो स्वयं जलती है। तो आपने देखा है कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही थी वो फट फट की ध्वनि के साथ उसका दहन होता है। हाइड्रोजन गैस स्वयं जलने वाली गैस होती है इसलिए ये फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, ठीक है ना। तो ये वाला चित्र हमको विशेष तौर से ध्यान में रखना है इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए, ठीक है ना। अब जो क्षार होते हैं, देखो जैसे अम्लों ने धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाए, इसी प्रकार से क्षार भी धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। कोई भी क्षार लो, देखो ये क्षार ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया, और इस क्षार की आप जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराओ। किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, जिंक धातु के साथ। तो यहाँ पर जो लवण बनेगा वो क्या होगा, Na2ZnO2 प्लस H2, Na2ZnO2 प्लस H2। तो ये क्या बन गया, सोडियम जिंकेट। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट। और ये क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस। ये क्या बनी बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो ठीक है,
जिस तरह से अम्लों ने अभिक्रिया की है धातुओं के साथ, ठीक उसी तरह से क्षार अभिक्रिया कर जाएंगे धातुओं के साथ। और अम्ल भी धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। और क्षार भी धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है ना। तो ये अम्ल का हो गया क्या, रासायनिक गुण। अम्ल का क्या हो गया, ये रासायनिक गुण। क्षार का भी हो गया एक रासायनिक गुण। अगला गुण देखते हैं हम, अगले में देखो नेक्स्ट गुण है अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल प्रदान करते हैं। लवण तथा जल प्रदान करते हैं। धातु ऑक्साइड, कोई भी धातु लो उसके साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा देंगे तो धातु ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे अगर जिंक के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएं तो जिंक ऑक्साइड बन गया, इसको बोलेंगे हम धातु ऑक्साइड। अगर कॉपर के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा दें तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। अगर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा दें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये सब के सब क्या बन रहे हैं, ये धातु ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। इनको क्या बोलेंगे हम, धातु के ऑक्साइड। अब जो अम्ल होते हैं वो इन धातु के ऑक्साइडों से जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल देते हैं। तो देखो बेटा, जो धातु ऑक्साइड होते हैं, आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर, धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बेटा, क्षारीय, ठीक है ना। अब ये क्षारीय प्रकृति का पदार्थ है और अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो कौन सी वाली बात है गई, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनेगा, लवण और जलित बनेगा, उदासीनीकरण की अभिक्रिया की एक तरह की, ठीक है ना। तो ले कोई भी धातु ऑक्साइड ले और अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओ। जैसे कॉपर का ऑक्साइड ले लिया मैंने, इसके साथ में HCl की अभिक्रिया करा रहा हूँ, तो देखो CuCl2 प्लस H2, कॉपर क्लोराइड, ये कॉपर का ऑक्साइड है और ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके साथ ये अभिक्रिया कराएगा तो कॉपर क्लोराइड और जल, इसको क्या बोलेंगे आप, लवण। अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, धातु ऑक्साइड के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, धातु ऑक्साइड के साथ। और धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहा है, लवण और जल, ठीक है ना। आपको बता ही दिया धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से जो धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसलिए इसी प्रकार अगर हम क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड से कराते हैं, चलो मैं आगे लिखता हूँ, यदि क्षार की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड से कराते हैं तो लवण व जल बनते हैं। अधातु ऑक्साइड से कराएंगे किसकी, क्षार की अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पर कौन आ गया, अधातु ऑक्साइड। तो बेटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ, अधातु जो ऑक्साइड होंगे उनकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अम्लीय। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। आगे बात समझ में, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अब ये अधातु ऑक्साइड अम्ल हैगो, अब ये क्षार के संग अभिक्रिया करेगो तो वही लवण और जल बनावेगो।
तो देखो अधातु के ऑक्साइड, कोई भी अधातु तत्व ले, जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब अधातु हैं और इनके ऑक्साइड जो बनेंगे, जैसे CO2 बन गो, SO2 बन गो, ये क्या है, अधातु ऑक्साइड है बेटा। तो ये अधातु ऑक्साइड है गो, ये क्षार हो गया, ठीक है ना। ये तो क्या है गो, अधातु ऑक्साइड CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षार है गो, दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा ये, CaCO3 + H2O। ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है गो, लवण, और ये बन गया क्या, जल, ठीक है ना। तो क्षार जो होते हैं वो अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। समझ में आ रहा है ये गुण भाई। अम्ल तो धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया कर रहे हैं, क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, अम्ल धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया करके लवण और जल देंगे, और क्षार अधातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं आप यहाँ पर आराम से चेक कर सकते हो। मैंने सारी चीज़ें क्लियर आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिख दी हैं, ठीक है ना। तो नोट करो। अगला गुण है, सभी अम्ल व क्षार के जो विलयन होते हैं, विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल और क्षार के जो विलयन होते हैं वो कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक। सुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में आयन प्रदान करते हैं, क्षार भी जलीय विलयन में आयन प्रदान करते हैं। अम्ल तो धनायन प्रदान करते हैं और क्षार ऋणायन प्रदान करते हैं, और ये जो आयन होते हैं यही विद्युत का संचालन करते हैं। इसलिए इनका जो जलीय विलयन होगा वो विद्युत का सुचालक होता है, तथा इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में विद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। इनका उपयोग किसके रूप में करते हैं हम, विद्युत अपघट्य के रूप में, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका उदाहरण है, अगला गुण क्या है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे को गुणों को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है गई, उदासीनीकरण। कौन सी अभिक्रिया की बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या बोलोगे आप, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो कोई भी अम्ल ले, कोई भी क्षार ले, उदासीनीकरण अभिक्रिया करा दो, लवण और जल का निर्माण कर दीजिए। ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, ये लवण बन गया और ये जल बन गया, ठीक है ना। तो ये आपके सामने हमने लिखे भाई साहब किसके, अम्ल और क्षारों के गुण।
अब हम बात करते हैं कि इन अम्ल और क्षारों का क्या उपयोग किया जा सकता है। अम्ल और क्षारों का उपयोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है ना, तो नोट करो इनको। अम्ल और क्षारों के क्या उपयोग हो सकते हैं, तो देखते हैं हम। सबसे पहले अम्ल के उपयोग देखते हैं। नंबर 1, देखो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उसका उपयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों में और बॉयलर को साफ करने में। HCl का उपयोग विभिन्न उद्योगों, बॉयलर को साफ करने में, बॉयलर को साफ करने में तथा सिंक और सैनिटरी, सिंक और सैनिटरी को साफ करने में करते हैं। ये तो HCl अम्ल का पहला उपयोग हो गया। दूसरी बात करते हैं हम, अम्ल का उपयोग और कर लेते हैं एक आध का। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग HNO3 जो है इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रिक अम्ल। का उपयोग उर्वरक बनाने में तथा सोने चांदी, सोने चांदी के जो गहने होते हैं ना, गहनों को साफ करने में, या मैं लिख रहा हूं यहां पर अम्लराज बनाने में। ये बताऊंगा मैं आपको अम्लराज क्या होता है। ठीक है ना, अभी बताते हैं आपको अम्लराज क्या होता है। अगला उपयोग लिखते हैं H2SO4। कौन सा अम्ल है वो, सल्फ्यूरिक अम्ल। का उपयोग कार बैटरी तथा उद्योगों में, करते हैं। कार बैटरी यानी कि जो जितने भी वाहन होते हैं ना, उन सभी वाहनों के अंदर जो बैटरी होती है, उस बैटरी को बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। और एक और लिख देता हूँ मैं, एसिटिक अम्ल। सूत्र ध्यान होगा एसिटिक अम्ल को, CH3COOH का उपयोग अचार बनाने, सिरका कहे आते, का कहें हम, सिरका, अचार बनाने में, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में। चलो मैं हम सीधे लिख देता हूँ, अचार व खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में, खाद्य पदार्थ और अचार को संरक्षित करने में तथा लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में, लकड़ी का जो फर्नीचर बनता है उसको साफ करने में करते हैं।
ये हो गए बेटा किसके, अम्ल के उपयोग। किसके उपयोग हो गए, ये अम्ल के उपयोग हो गए। आप यहाँ पर 4 उपयोग अम्ल के ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर और थोड़ी सी हल्की सी जानकारी आपको मैं बता देता हूँ। देखो ये जो होता है H2SO4, HNO3, HCl, इन सबको खनिज अम्ल भी कहते हैं। इन सभी को क्या बोलते हैं बेटा, खनिज अम्ल भी बोल सकते हैं। और इनमें H2SO4 जो है इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, यानी कि अम्लों का राजा। और किसी भी देश की जो औद्योगिक प्रगति है वो किस पर निर्भर करती है, किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति निर्भर करती है कि वो देश कितना सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन करता है। अगर वो देश ज़्यादा मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन करता है तो उसकी औद्योगिक प्रगति ज़्यादा है, अगर वो कम उत्पादन करता है तो औद्योगिक प्रगति कम है। समझ में आ गई बात। तो ये अम्ल के उपयोग हो गए। और अब हमको यहाँ पर क्षार के उपयोग चेक करने हैं और फिर लवण के उपयोग चेक करने हैं। आगे बात समझ में। तो आप लोग आज की वीडियो में यहाँ तक अम्ल के उपयोगों को लिखो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्षार और लवणों के उपयोग भी इसी तरह से आपको बताएंगे। और यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है अम्लराज, उसको भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अम्लराज क्या होता है और वो आपके क्या काम आ सकता है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए नमस्ते।